Rintaro Sumigi, the main character of Fragrant Flower Blooms with Dignity। रिंतारो का कैरेक्टर हमें जितना ज़्यादा लाइट और केयरिंग लगता है, एक्चुअली इसकी बैक स्टोरी उतनी ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। लेटेस्ट एपिसोड में जब इसके फ्रेंड इसके घर पर भी आए थे तो तुम्हें थोड़ी सी झलक देखने को मिली होगी। तो मैं आज रिंतारो की पूरी बैक स्टोरी तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद कम से कम स्पॉयलर्स, क्योंकि रिंतारो के बैक स्टोरी है ना अलग अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव में डिवाइडेड है कि उन्होंने रिंतारो को कैसे देखा और किस तरीके से उन्होंने चेंज करने की कोशिश की रिंतारो को, उस तरीके से इसकी बैक स्टोरी डिवाइडेड है। तो इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, सिर्फ मेजर पॉइंट्स बताऊंगा और जब वो पॉइंट आएंगे तो तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो या लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एलिमेंट्री स्कूल के अंदर। एलिमेंट्री हाई स्कूल मतलब तुम्हें जापान का पता होगा ना, वहाँ एलिमेंट्री देन मिडिल स्कूल देन हाई स्कूल होता है। तो एलिमेंट्री स्कूल की बात है ये, जहाँ रिंतारो बहुत कोशिश करता है पर वो लोगों को फ्रेंड्स नहीं बना पाता, क्योंकि रिंतारो तुम्हें पता है हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा है और एलिमेंट्री के टाइम पर भी था तो लोग उससे काइंड ऑफ डरते थे। एंड तुम्हें पता है कि रिंतारो के पेरेंट्स की पेस्ट्री शॉप काइंड ऑफ है ना, केक शॉप है, तो लोगों को पता नहीं क्यों उस टाइम पर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये तो केक शॉप में रहता हैगा, इसका घर तो वहाँ है। पता नहीं क्यों इस बात पे वियर्डली लोग बात करते थे, मुझे भी कोई ये चीज़ समझ नहीं आई। बट रिंतारो को ये चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी लगती कि एक दिन वो आकर अपनी मॉम को कहता है कि मैं हर एक चीज़ पे गिव अप कर दूंगा, अब मैं नहीं बना पा रहा दोस्त, मुझसे नहीं बनेंगे दोस्त, मैं डिज़र्व ही नहीं करता ये सब, उसकी मॉम को आकर कहता है। एंड काइंड ऑफ अब वो आइसोलेट कर लेता है खुद को, क्योंकि रिंतारो के घर में भी जो एनवायरनमेंट है ना वो कैसा है कि उसके मॉम और डैड दोनों बेकरी में लगे रहते हैंगे, तो वो घर पर मेजर ऑफ द टाइम नहीं मौजूद होते। तो रिंतारो अकेला रहता है, उसके साथ उसका भाई रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसका भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चल जाता है, लेकिन जब तक उसका भाई था वो उसके साथ ही टाइम स्पेंड करता है। तो एक दिन ये लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर एक बेकरी या केक शॉप में ही जाते हैं। अब तुम बोलोगे केक में काम करते हुए वही केक शॉप में जाते हैं, बट हाँ आप नई चीज़ें ट्राई करने तो जाते हो, क्योंकि वो एक फॉरेनर की दुकान थी। एंड वो फॉरेनर की दुकान पे जो बंदा जो था मेन शेफ वगैरह तुम कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा उसको खुश लग रहा था। रिंतारो ने उसे देखा एंड रिंतारो को कुछ फील हुआ उसको देखकर कि ये इतना ज़्यादा खुश है, मुझे इसको देखकर जेलसी हो रही है, मैं भी इसके साथ खुश रहना चाहता हूँ। और वो फॉरेनर का आया था तो उसके बाल ब्लॉन्ड थे और उसने पियर्सिंग यानी कि जो कान के पहनते हैं ना ये करा रखा था। तो रिंतारो को लगता है कि क्या मैं भी ये कराऊंगा तो मैं भी ऐसा बन सकता हूँ उसके जैसा। तो जब ये लोग इसके पेरेंट्स और ये घर आ रहे होते हैं तब रिंतारो उनसे पूछता है कि क्या मैं अपने हेयर कलर चेंज कर सकता हूँ और पियर्सिंग करा सकता हूँ। उससे लगा था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे हाँ बोल देते हैं। तो रिंतारो अपना हेयर कलर चेंज कर लेता है और पियर्सिंग करवा लेता है, और इसी के साथ एक्चुअली इसकी मॉम भी पियर्सिंग करा लेते हैं और बाल ब्लॉन्ड करा लेते हैं, और मैं ये चीज़ तुम्हें आगे बताऊंगा। इसी के साथ रिंतारो आ जाता है मिडिल स्कूल के अंदर। मिडिल स्कूल के अंदर ना रिंतारो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसके अंदर मिडिल स्कूल के अंदर वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता किसी को भी अपना दोस्त बनाने का। और मिडिल स्कूल के अंदर मेजर कोई स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसके दोस्त होता ही नहीं है, ना ये कोशिश करता। एक होती है पर वो बहुत आगे तुम्हें पता चलेगी, वो इसकी बैक स्टोरी से इतना रिलेटेड नहीं है। हाँ, और अब इसकी मॉम वाले पार्ट पे आते, तो इसकी मॉम ने उनका हेयर कलर और क्या बोलते ईयर पियर्सिंग करा ली, क्योंकि वो चाहते थे कि रिंतारो वो करा के अकेला फील ना करे, क्योंकि तुम्हें पता है जापान में पियर्सिंग कराना हेयर कलर कराना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं माना जाता बच्चे वगैरह के बीच में। तो उसकी मॉम भी करा लेते कि ये अकेला फील ना करे, इसने करा तो ली मजे मजे में लेकिन ये अकेला फील ना करे, तो उसकी मॉम भी करा लेते हैं ये चीज़। एंड मिडिल स्कूल ख़त्म होता है एंड वी गो टू द हाई स्कूल। हाई स्कूल के अंदर रिंतारो के तब भी दोस्त नहीं बनते, लेकिन हाई स्कूल के अंदर ईयर 1 के अंदर ही एक फेस्टिवल इनको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ईयर 1 के अंदर इन लोगों को क्या रहता है कि 4 लोग चाहिए होते हैं ईयर 1 के ही। तो अब तुम सोचो कि कौन 4 लोग? 4 लोग अपने यही मेन 4 लोग जो हम रिंतारो का ग्रुप देखते हैं ना, यही। हाँ, तो लेकिन इनमें पहले सिर्फ वो 2 ही होते हैं, वो होते हैं आयाटो और उसामी ही होता है, लेकिन आयाटो और उसामी को 2 लोग और चाहिए होते हैं। तो इनकी नजर जाती साकू और रिंतारो पे, कहता इन्हीं को पकड़ो, इनको ले लेते हैं ये लोग। एंड इन चारों की बॉन्डिंग यहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैंने तुम्हें अभी हाई स्कूल तक का समझाया और यहीं पे आकर इसकी काइंड ऑफ बैक स्टोरी सी खत्म हो जाती है, लेकिन अब हम इसकी थोड़ी डेप्थ में जाएंगे कि हुआ क्या। एक्चुअली रिंतारो के लिए ना वो आइसोलेटेड रहा है, ना उसके दोस्त बने, ना घर पे उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते, क्योंकि वो बिजी थे, वो काम करते रहते थे। उसका भाई था जब तक
काइंड ऑफ हम नॉर्मल मान सकते हैं कि इसके इंटरेक्शन हो रहे, वरना उसके बाद वो थोड़ा अकेला ही पड़ गया था। लेकिन इसके पेरेंट्स, इवन इसका भाई हमेशा इसके लिए मौजूद था। तुम्हें इस सीज़न के अंदर इसकी मोम का पर्सपेक्टिव पता चलेगा। इस सीज़न के बाद इसके डैड भी दिखाए जाएंगे। एक्चुअली इस सीज़न के अंदर तुम्हें इसके डैड और भाई की शक्ल इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका मेजर रोल आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए सिर्फ मोम की शक्ल दिखाई है। सो या तो उसकी मोम वाला पार्ट तो मैंने तुम्हें समझा दिया। डैड वाला इतना वो नहीं होता, लेकिन इसके डैड इसे गोल की तरफ बढ़ने में मदद करता है। और जो इसका भाई होता है, इसका भाई एक्चुअली वहीं प्रेजेंट होता है। इसका भाई ने सुन लिया था कि रिंतारो हर चीज़ पे गिव अप कर चुका होता है, लेकिन इसका भाई सोचता है कि तूने हर चीज़ पे गिव अप कर देता है, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे पे कभी गिव अप नहीं करूँगा। एंड इसका भाई हमेशा कुछ भी करता तो उसके भाई को पकड़ लेता कि चल 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 करेंगे, ये करेंगे, पिक्चर देखेंगे, गेम खेलेंगे, ये वो उसके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था कि अकेला फील ना करें। तो इसकी फैमिली इसके लिए हमेशा प्रेजेंट थी। लेकिन रिंतारो का कैरेक्टर कैसा है ना, ये प्रेजेंट मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं होता, मेंटली प्रेजेंट नहीं होता। फिजिकली वो खड़ा रहेगा लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं रहेगा। इस वजह से इसको याद ही नहीं होता कि ये उस मोमेंट पे था भी, कि आउटसाइड इसके क्या चल रहा है। तुमने अ साइलेंट वॉइस देखी होगी, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर नहीं, उसको किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही होती और ना उसको याद होता है कि मोमेंट पे हुआ क्या। इसके साथ भी सेम ही सिचुएशन थी। इस वजह से ये कि जो फैमिली की केयर और पर्सपेक्टिव है, ये इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। इसके लिए ये चीज़ क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। फिर आगे जाए, इसके फ्रेंड ग्रुप की बात करें तो कहने को तो वो इसके फ्रेंड है, और लेकिन वो तीनों से फ्रेंड मानते, लेकिन इसके लिए वो फ्रेंड है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क की तरह ही है। लेकिन इसके बाद जहां से हम इस सीजन को स्टार्ट करते हैं, एपिसोड 1 से, जहां वागुरी मिलती है रिंतारो को और वो कहती है कि तू डरावना नहीं है, तू तो नॉर्मल पर्सन है, तू तो बड़ा काइंड और जेंटल पर्सन है, तू डरावना कैसे लग सकता है किसी को। तो उसके मन में ना एक चीज हिट करती कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो गया। लोग मुझे डरावना कहते हैं, लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते, स्टिल इसको मैं ठीक कैसे लगा। मतलब एक्चुअली वागुरी ने क्या करा, उसको एक्सटर्नली पुश करा, लेकिन उसकी फैमिली और फ्रेंड उसके लिए मेंटली अवेलेबल है हमेशा। अगर ये बोलेगा तो हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उन्होंने ना कभी बोलकर नहीं बताया कि हम हैं तेरे लिए। ये चीज़ कभी बोलकर नहीं बताई। इस वजह से ना रिंतारो उन्हें काइंड ऑफ समझ नहीं पाया, ये जो सीजन 1 के स्टार्ट में हम देख रहे हैं। लेकिन वागुरी ने ये चीज़ कर दी ना, तो रिंतारो की क्यूरियोसिटी जगी कि ऐसा कैसे, और उसका वागुरी में इंटरेस्ट आया कि इसको मैं अलग कैसे लगा। इसीलिए वो वागुरी की तरफ इतना ज़्यादा वो फील करता है कि हाउ द हेल, इसने वो कैसे देखा मेरे अंदर, वो यही समझने की कोशिश करता है। और हाँ, इसी सीजन के अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया था जहाँ इसके फ्रेंड्स भी घर पर आते हैं, वहाँ उसामी भी जब रिंतारो यही अपनी बाल और पियर्सिंग वाली स्टोरी बताता है, तो उसामी भी कहता है कि उस टाइम के जो तेरे क्लासमेट थे या जो भी लोग थे वो बड़े बेवकूफ़ से थे, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुझे कब का अपना दोस्त बना लेता। मुझे लगता है वियर्ड होते, ना कि तू तो बड़ा कूल है भाई, तू तो कूल है। और ये चीज इसके सारे दोस्त देख के हंस रहे होते हैं, मतलब वो एग्रीएबल जो लाफ होते हैं नहीं, हाँ सही बोल रहा है, वो चीज होती है। तो इसके दोस्तों के साइड से भी इसको एक्सटर्नल पुश मिला, तो इसने दोस्तों को भी समझना स्टार्ट करा। वरना तुम स्टार्टिंग के एपिसोड देखो तो उसामी को किस तरीके से पकड़ रहा था, है ना, ऐसे पकड़ रहा था जैसे उठा के फेंक देगा अभी है, अगर उसामी ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उठा के फेंक देगा ये। लेकिन उसामी का एक्सटर्नली जब उसको पुश करा ना, तो रिंतारो ने उस फ्रेंडशिप को भी इम्पोर्टेंस देने के समझे। रिंतारो बड़ा आइसोलेटेड रहता है ना, वो अपने इमोशंस किसी को दिखाता है ना कुछ, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद वागुरी ने जब उससे बात करी तो वागुरी की तरफ वो ओपन अप हुआ। उसामी यानी कि इसके फ्रेंड्स ने इससे चीज़ें कन्फेस करी और अपना पर्सपेक्टिव रखा, और रिंतारो को एक्सटर्नली ये चीज़ समझ में आई, तो उसके फ्रेंड्स के साथ भी ओपन अप होता है। अभी थोड़े ही टाइम में तुम्हें एक और मोमेंट देखने को मिलेगा जहाँ रिंतारो अपनी किसी एक फीलिंग को लेकर बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। वो फिर से प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा होता है ना, मतलब खोया खोया सा रहता है। और ये चीज़ अयाटो समझ जाता है, तो क्या करता है रिंतारो, ये लोग छुट्टी के बाद कहीं बॉलिंग करने जाते हैं, तो रिंतारो बॉलिंग ढंग से नहीं कर पाता और कहता है चलो भाई मैं थोड़ा पानी वानी या जूस पी के आता हूँ, रिफ्रेश होकर आता हूँ। वो जाता है, उतने में योरिटो वहाँ पर पहुँच जाता है। रिंतारो सोचता है कि बताओ कि नहीं, लेकिन वो बता देता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, तेरे को क्या लगता है। वो थोड़ा रिलेशनशिप रोमांस इनके बारे में पूछ रहा होता है, तो अयाटो उसको अपना मेजर जवाब देता है, जो वो सोचता है कि भाई हम तो बच्चे, मुझे नहीं लगता हम इसको इतनी अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो भी तेरे को लगे वो ठीक है, इस सच कोई दिक्कत है और मुझे अच्छा लगा। एंड योरिटो ये भी कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि अब तू हम पे इतना ट्रस्ट करता है कि तू अपनी बातें हमें बता सके, क्योंकि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के अंदर जब रिंतारो को सर पे चोट लगी थी, वो इन्हें नहीं बताता कि क्यों चोट लगी थी, है ना।
लेकिन अब ये चीज़ें शेयर कर रहा है। और आयाटो ये भी कहता है कि जब तूने अपनी पियर्सिंग और बाल वाली स्टोरी बताई ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू हम पे भी ट्रस्ट करता है, तो तू हमें भी बात बताता है। और जैसे तूने अभी अपने इमोशन शेयर करे, मुझे बहुत अच्छा लगा रितारो। जब भी देखो लगे तू बता, हम तेरे साइड हमेशा हैं। तो ये चीज़ ने एक्चुअली उसकी फ्रेंडशिप डेवलप करने में भी मदद की। इसके लिए वो दोस्त हमेशा अवेलेबल थे, इसे समझ नहीं आया। और इसकी मॉम वाले भी जो स्टोरी तुमने देखी थी एपिसोड के अंदर, वो इसी तरीके की थी। रिंतारो को कैरेक्टर डेवलपमेंट ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, मैं सही कहूँगा। साइलेंट वॉइस वाला जो हमारा मेन कैरेक्टर था ना, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन रितारो को डेवलपमेंट में कैसा है ना, पहले इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, एंड देन उसके बाद इसकी जो रिलेशनशिप है वागुरी के साथ, इसकी फ्रेंडशिप है, और इसके जो पेरेंट्स के साथ इसकी रिलेशनशिप है, ये सब धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो अभी इसका फ्रेंडशिप भी देखना तुम्हें धीरे धीरे डेवलप होने को मिलेगी इसी के साथ। और या मुझे बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक साकू की बैक स्टोरी भी आ चुकी है एंड आयाटो की बैक स्टोरी भी आ चुकी है। तो अगर तुम्हें उनकी भी बैक स्टोरी जाननी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उनकी बैक स्टोरी पर भी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैंने मेजर स्पॉयलर्स नहीं रखे। तो या जब तुम आगे सीज़न देखोगे तो तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि मैंने इस तरीके से समझाया। सो या मिलता हूँ।